जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में चैप्टर 1 को हम कंक्लूड करेंगे। लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन टू IFEA एंड IAASB। ये स्टडी करना है हमने। कंसेप्ट ये सारा रिप्रोडक्शन वाला है कि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है आज का जो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन में भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने कवर किया था उसमें कंसेप्ट स्टडी किए थे हमने दो, एविडेंस और ऑडिट प्रोसीजर। दोनों ऑडिट को अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम कंसेप्ट्स थे। पहले क्विज कंडक्ट करवाते हैं इनका ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल मुझे पता चल जाए, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करें जी। क्विज का लिंक, लाइव क्विज का लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, जल्दी से क्लिक कीजिए ताकि हम क्विज को स्टार्ट करें। चलिए भाई जल्दी से कीजिए, CRN नंबर अपना लिख लीजिए ताकि हम स्टार्ट करें। चलिए आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जी कह रहा है ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ टेक्सटाइल एक शीट्स प्रोवाइड की गई है उससे और लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल टेस्ट किए गए। मोस्ट एविडेंस रिलाइड ऑन इंटरनली प्रिपेयर्ड शेड्यूल। व्हाट शुड राइटर कंक्लूड? क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया? नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इंटरनल एविडेंस यूज किया गया है और आपको पता है इंटरनल एविडेंस लेस रिलायबल होता है। लेस रिलायबल का मतलब क्या है? वो कि वो एप्रोप्रिएट नहीं है। तो एविडेंस जो है वो कह रहा है और लिमिटेड टेस्ट सिर्फ यूज किया गया। यहाँ पे वर्ड यूज किया उसने लिमिटेड, ये अहम लफ्ज है, यानी कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। क्या एविडेंस इज सफिशिएंट या नॉट सफिशिएंट? इनसफिशिएंट। क्यों? बिकॉज हाई रिस्क एरियाज रिक्वायर मोर एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव टेस्टिंग। इसमें एक अहम लफ्ज था हाई रिस्क। हाई रिस्क में तो हाई प्रोसीजर होने चाहिए या लो प्रोसीजर? हाई। जबकि यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया है लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स। लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स का मतलब क्या है? कि लो वर्क किया गया, कम काम किया गया, तो ये सफिशिएंट नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। While adding cash balance, I to consider evidence source. ठीक है, which is the most reliable form of audit evidence? Most reliable form कौन सी है? क्यों बी क्यों नहीं है? कैश काउंट समरी प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, ये इंटरनल है, ये लेस रिलायबल है। और ये सी क्यों नहीं है? वर्बल एश्योरेंस, वर्बल लेस रिलायबल। शाबाश। फोटोकॉपीज भी नहीं है क्योंकि ओरिजिनल मोर रिलायबल। शाबाश। तो रिटन कंफर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अबाउट बैलेंसेस मोस्ट रिलायबल है, रिटन है, थर्ड पार्टी से मिला है और ओरिजिनल होता है। मैनेजर ने वर्बली तो एक्सप्लेन कर दिया है, एविडेंस ने दिया। वो कह रहे हैं इंक्वायरी की है मैनेजर से। क्या इंक्वायरी अलोन सफिशिएंट एविडेंस होता है? कभी भी नहीं। हमेशा इसे कॉरोबरेट करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए अदर एविडेंस के साथ।
जी ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स एविडेंस लिमिटेड टू द टाइम। ठीक है, ऑडिटर के सामने तो बड़ा एफिशिएंटली काम किया, जैसे ही ऑर्डर निकला वहां से सारा काम वापस रख दिया उन्होंने। तो इस समय कौन सी लिमिटेशन हमारे सामने आती है? ऑब्जर्वेशन लिमिटेड होती है सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ जो एविडेंस, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन तक। कंफर्मेशन लेटर सेंड किया जी कुछ डेटर्स को और जवाब नहीं आया। जिनसे जवाब नहीं आया क्या समझा जाए? क्या एविडेंस मिल गया या कि कोई दूसरे तरीके से ट्राई करनी चाहिए? ये एक बहुत अहम रूल है ऑडिट का कि अगर आप किसी एक सोर्स से आपको एविडेंस नहीं मिला तो आपने उसको स्किप नहीं करना, बल्कि क्या करना है? अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने, किसी अल्टरनेट सोर्स से एविडेंस हासिल करने की कोशिश करनी है। ये रूल याद रखिएगा, ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा ऑडिट में। इनवॉइसेस सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड है, पहले से नंबरिंग की गई एंड सब्जेक्ट टू पीरियडिक रिव्यू बाय सुपरवाइजर। अच्छा, ये इस लफ्ज से कि जो भी डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हो रही हैं उनकी ऑलरेडी नंबरिंग हुई है, इससे हमें तसल्ली हो जाती है कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होगी, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं होगी। अगर मिसिंग होगी तो चूंकि सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट चल रही थी, हमें पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है। जैसे चेक बुक आपने देखी होगी, उसमें जितने भी चेक्स होते हैं वो सीक्वेंशली प्री नंबर्ड होते हैं, पहले से नंबर छपे होते हैं और वो सीक्वेंस में होते हैं, ताकि अगर कभी आपकी चेक बुक से आपकी इजाजत के बगैर, नॉलेज के बगैर कोई चेक मिसिंग हो, आपको पता चल जाए, आप फौरन बैंक को फोन करके उस चेक की पेमेंट रुकवा दें। तो सीक्वेंशली प्री नंबर्ड होना गुड थिंग है या बैड थिंग है? गुड थिंग है, गुड कंट्रोल की निशानी होती है कि प्री नंबरिंग हो डॉक्यूमेंट्स की। अगर प्री नंबरिंग है और फिर सुपरवाइजर रिव्यू भी करते हैं, सुपरवाइजर्स का चीजों को रिव्यू करना, सीनियर्स का चीजों को रिव्यू करना, उनको अप्रूव करना, क्या ये गुड कंट्रोल है या बैड कंट्रोल? गुड कंट्रोल है। तो इससे क्या होगा? रिलायबिलिटी बढ़ गई, कम हो गई? हमने स्टडी किया था अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा तो रिलायबिलिटी कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए नहीं है। रिलायबिलिटी डिक्रीज क्यों? देखिए, नॉर्मली सेल इनवाइस की रिलायबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन यहां पे वो उसको लिंक कर रहा है मजीद इंफॉर्मेशन के साथ। वो मजीद इंफॉर्मेशन क्या है? कंट्रोल स्ट्रांग है। जब कंट्रोल स्ट्रांग होते हैं ना तो रिलायबिलिटी कम भी हो तो कंपैरेटिवली वो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, वो मॉडरेट लेवल की हो जाएगी, कंपैरेटिवली हाई हो जाएगी। इसीलिए ए ऑप्शन गलत है। अगर मैं आपसे सिर्फ सेल इनवाइस की बात करता ना, आगे कंट्रोल को लिंक ना करता, फिर ए ऑप्शन ठीक होने थी। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। Auditor inspected land title deeds held by Urban Properties Limited. Which financial statement assertion is best supported by this evidence? टाइटल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं, टाइटल डीड्स चेक करने से क्या पता चलता है? क्या ये पता चलता है टाइटल डीड चेक करने से कि लैंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं? नहीं, टाइटल डॉक्यूमेंट से लैंड की एग्जिस्टेंस तो नहीं चेक होती। ठीक है, क्या चेक होता है? राइट्स ऑब्लिगेशन के टाइटल डॉक्यूमेंट से, टाइटल डॉक्यूमेंट ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, उसमें अगर कंपनी का नाम लिखा होगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स किससे रिलेट करते हैं? कंपनी से। ये प्रॉपर्टी किससे रिलेट करती है? कंपनी से रिलेट करती है। वैल्यूएशन नहीं, वैल्यू का पता डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है,
और कंप्लीटनेस क्या नहीं, इस ये कंप्लीटनेस भी कंफर्म नहीं होती। तो जब आप टाइटल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं क्या चीज कंफर्म होती है? ऑब्लिगेशन। ये एज जूनियर मेरी गालबन पहली जॉब थी, तो मेरे सीनियर ने मुझे एक प्रोसीजर परफॉर्म करने को कहा कि क्लाइंट के बहुत से व्हीकल्स थे, ट्रांसपोर्टेशन का कुछ काम था उनका, व्हीकल्स थे। तो उन्होंने कहा जी व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करो कि किसके नाम पे है। तो कुछ व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बैंक के नाम पे थे। वो कौन सा व्हीकल थे? बड़ा लीज पे लिए हुए थे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि क्या जो लीज पे एसेट्स लिए हुए हैं वो कंप्लीटली एसेट के तौर पे शो होने चाहिए? वो नहीं होने चाहिए शो। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर अकाउंटिंग के लीज की टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर शो हो तो साथ में फिर हमने लायबिलिटीज को भी शो करवाना होता है। तो जब टाइटल डॉक्यूमेंट्स आप देखते हैं किसी चीज को, उससे क्या कंफर्म होता है? ओनरशिप, कि क्या इन इस एसेट का ट्रू ओनर कौन है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी बी है। एग्जिस्टेंस नहीं, एग्जिस्टेंस कैसे चेक? एग्जिस्टेंस याद रखे, जो टेंजिबल एसेट्स है उनकी एग्जिस्टेंस डॉक्यूमेंट्स देख के नहीं होती, फिजिकली उन एसेट्स को देख के होती है, टेंजिबल एसेट्स जितने भी होते हैं। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन। कहता है ओरिजिनल की बजाय फोटोकॉपी प्रोवाइड कर दी, क्यों? फोटोकॉपी की रिलायबिलिटी कम होती है। फोटोकॉपी को आसानी के साथ अल्टर किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं? करेक्ट। चलिए, ये हमारा क्विज था आज का, बस इतना ही क्विज जी। आज के टॉपर्स प्राइस शेयर कीजिए मेरे भाई जी। फर्स्ट पोजीशन किन की है? फर्स्ट पोजीशन, शाबाश। सेकंड पोजीशन किन की है? सेकंड। थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, शुक्र है, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, एट्थ पोजीशन। हाइब्रिड क्लास में है कि ऑनलाइन? एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, टेंथ पोजीशन। शाबाश। ये हाइब्रिड क्लास में क्यों नहीं पोजीशन आई? हाइब्रिड क्लास, अच्छा एक पोजीशन आई है, जरा बताइए, ये इनसे पूछिए फीमेल स्टूडेंट से, कौन सी पोजीशन आई है इनकी? शाबाश जी, बताइए कौन सी पोजीशन है? एट्थ पोजीशन, ठीक है, शाबाश। और ये हाइब्रिड क्लास में रूम नंबर 4 में कोई पोजीशन क्यों नहीं आई? क्या रूम नंबर 4 में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नहीं बैठे हुए? जल्दी से बताइए। ये भाईजान जो तीसरे बेंच पे बैठे हैं, ये वेस्ट कोट वाले, इनसे मेरी बात करवाएं। ये कोई अक्लमंद आदमी लग रहे हैं मुझे, शक्ल से तो अक्लमंद नजर आ रहे हैं, लेकिन प्राइस नहीं इन्होंने लिया। नहीं, आगे फ्रंट पे है, फ्रंट ये सामने से थर्ड, यही वाले, ये आपके लेफ्ट पे। हाँ जी, यही भाईजान। बताइए आपकी क्लास में पोजीशन क्यों नहीं आई? क्या आपकी क्लास में लेक्चर ठीक तरीके से अल्फाज नहीं पहुंचते? क्या चीज? मसला नेट क्या है? ऐसे ना करें यार, नहीं तो शाम को कोई नेट यूज नहीं करते आप, मुझे बताएं। कल रात को अगर आपने कोई नेट यूज नहीं किया मैच के दौरान में तो फिर ठीक है। बताइए नेट यूज किया था कि नहीं? क्या कह रहे हैं भाई? मुझे सिर्फ ये बताइए कल नेट यूज किया था कि नहीं कल शाम में? मर्जी है भाईजान आपकी, आपके सारे मसले क्लास में आने। चलिए, अच्छा आप कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस लेक्चर के हवाले से तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में से कोई सवाल पूछना हो पूछ लीजिए। जी जी। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, लाइक कोई भी अगर डिटेल से है वहां पर इंटरनल कंट्रोल्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, क्वेश्चन भी था, तो उसमें अगर हमने कोई ऑडिट प्रोसीजर फर्दर अप्लाई करने तो फिर हम क्या अप्लाई करेंगे? हमारे ऑडिट के प्रोसीजर कितनी तरह के होते हैं पहले तो मुझे ये बताएं फटाफट। 7 टाइप्स हैं और फेजेस कितनी है? 3 फेजेस है। ठीक है, ब्रॉड फेजेस तो 2 ही है ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर प्रोसीजर। ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली उन्हें फर्दर को 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर।
अच्छा, पहला सवाल मुझे ये बताइए, क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हर ऑडिट में करना रिक्वायर्ड है? बिल्कुल। और इसमें 4 प्रोसीजर लाजमी परफॉर्म करने होते हैं, बाकी मर्जी है करें या ना करें। वो 4 कौन कौन से हैं? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर। शाबाश। रिस्क असेसमेंट से आगे आए टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना रिक्वायर्ड है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड नहीं है। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो, ये इफ के साथ है, इफ अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करते। अच्छा, फर्ज करें इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है बल्कि बेहतरीन है, क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ओमिट कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो गए, किसी भी, याद ही रखिए ये तीनों तरह के प्रोसीजर हर एरिया में परफॉर्म होते हैं। सेल्स में तीनों तरह के, रिस्क असेसमेंट भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं तो, परचेज में भी इस तरीके से, पेरोल में भी इस तरीके से। अगर मुझे बताइए कि पेरोल में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए, पता चला कंट्रोल्स वेरी स्ट्रांग है, क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ओमिट कर सकते हैं कि परफॉर्म ही ना करें? इसका जवाब है नहीं। सब्सटेंटिव कंट्रोल जितने मर्जी स्ट्रांग हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपने परफॉर्म करने ही करने हैं। हाँ, इतनी रियायत है कि अगर कंट्रोल स्ट्रांग है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिड्यूस कर दें, लेकिन खत्म नहीं करने। कम कर सकते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर खत्म नहीं करने। तो इंटरनल कंट्रोल जितने मर्जी स्ट्रांग हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने ही करने हैं। क्लियर जी? ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन जी? इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए कोडिंग आनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, कोई कोडिंग नहीं आनी चाहिए। कुछ एनालिटिकल टूल्स होते हैं जो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। वो फर्म उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। याद रखें, प्रैक्टिस में आपको जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो आपको जो जो टूल्स ऑडिट के दौरान में यूज करने हैं वो फर्म आपको सिखाती है, अप्लाई करवाती है, ठीक है। उसके लिए कोडिंग जरूरी नहीं है। और हाँ, एआई का यूज होना जरूरी है, बल्कि हमारे इस दफा जो हमारे सिलेबस में जो कुछ चीजें ऐड हुई हैं उनमें एक चीज ये भी है, ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स। उनमें यही कह रहा है कि कैसे हम अपने ऑडिट प्रोसीजर में एआई को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। ये हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे, लेकिन उसमें कहीं पे भी प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं शामिल, आना जरूरी नहीं, ना ही सीखनी है। और कोई क्वेश्चन? प्लॉजिबल रिलेशनशिप क्या होता है? हाँ, शाबाश, लिख लीजिए। आपको कोरिलेशन पता है क्या होता है? कोरिलेशन, और भाई स्टैट में पढ़ा नहीं कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब अगर एक आइटम इंक्रीज हो रही हो तो दूसरी आइटम भी इंक्रीज हो रही है, ये कोरिलेशन होता है। एक इंक्रीज तो दूसरी इंक्रीज या डिक्रीज, कोरिलेशन होता है। क्या आपको ये पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनका एक दूसरे के साथ कोरिलेशन होता है? क्या आपको ये पता है? नहीं पता? अब सुन लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ अकाउंट्स, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनका एक दूसरे के साथ कोरिलेशन है, मतलब एक इंक्रीज हो तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। जैसे लोन और इंटरेस्ट एक्सपेंस, लोन इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा, दोनों में कोरिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसके अलावा जैसे डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होगा। बताइए कोरिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? इस कोरिलेशन को हम ऑडिट में प्लॉजिबल रिलेशनशिप कहते हैं। प्लॉजिबल रिलेशनशिप कोरिलेशन का ही दूसरा नाम है ऑडिट में। अब भैया ऑडिट में कोरिलेशन को क्या बोलते हैं? ऑडिट में कोरिलेशन को क्या बोलते हैं? प्लॉजिबल रिलेशनशिप। शाबाश, ठीक है। अच्छा, जब आपको पता चल जाए ना कि प्लॉजिबल रिलेशनशिप है दो आइटम्स के दरमियान में, आप बड़ी आसानी से एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए उसने एनालिटिकल प्रोसीजर में प्लॉजिबल रिलेशनशिप का वर्ड यूज किया है कि जब एनालिटिकल प्रोसीजर आप परफॉर्म करते हैं ना, उसमें आपको पता है कंपैरिजन करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं। तो अगर कुछ दो आइटम्स का आपस में प्लॉजिबल रिलेशनशिप सामने आ जाए तो फिर आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट्स का प्लॉजिबल रिलेशनशिप है ना, आप बड़ी आसानी से फिक्स एसेट्स की बेस पे डेप्रिसिएशन को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? फिक्स एसेट को डेप्रिसिएशन रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। फिर मुझे बताइए, क्या लोन की अमाउंट का और इंटरेस्ट एक्सपेंस का प्लॉजिबल रिलेशनशिप है? क्या दोनों एरियाज कोरिलेशन है दोनों में? तो जब आपने लोन को वेरीफाई कर लिया, आप बड़ी आसानी के साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी वेरीफाई कर सकते हैं। बोले कैसे? लोन की अमाउंट के साथ रेट को मल्टीप्लाई कर दें,
हो गया कि नहीं वेरीफाई? अगर उतना ही रिकॉर्ड किया हुआ है क्लाइंट ने तो उसका मतलब है ठीक है, वरना गलत। तो प्लाजिबल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कोरिलेशन। शाबाश। अब अगर समझ आ गया तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपने मुझे बताना है दोनों में प्लाजिबल रिलेशनशिप है कि नहीं, और अगर है तो इसको फिर कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर के जरिए से वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और पेरोल एक्सपेंस, दोनों में क्या प्लाजिबल रिलेशनशिप है? बिल्कुल है। तो बताइए जरा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पे आप कैसे पेरोल एक्सपेंस को वेरीफाई कर सकते हैं? हाँ, मल्टीप्लाई करके। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को मंथली सैलरी से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दें, सैलरी एक्सपेंस आ गया पूरे साल का। भाई समझ रहे हैं ये प्लाजिबल रिलेशनशिप का फायदा? समझ रहे हैं कि प्लाजिबल रिलेशनशिप होने से एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना आसान हो जाता है, और अगर प्लाजिबल रिलेशनशिप ना हो तो फिर एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं, जब दो चीजों का आपस में ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, रिपेयर एक्सपेंस का शेयर कैपिटल के साथ ताल्लुक है कोई? है कोई ताल्लुक? एक चीज के बढ़ने से दूसरी नहीं बढ़ रही, तो फिर इसका मतलब है इस पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर हो गया प्लॉजिबल रिलेशनशिप? शाबाश। बताइए, तो प्लॉजिबल रिलेशनशिप का इज इक्वल टू कोरिलेशन, मतलब एक अकाउंट बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और फिर आपने सोचना है हमारे प्लॉजिबल रिलेशनशिप किस काम आता है? एनालिटिकल प्रोसीजर के काम आता है। और कोई क्वेश्चन? ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट, ताकि हम आगे से ये देख लें कि हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अगेंस्ट रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस करना है या वाइस वर्सा। तो अब इस केस में बाकी जो 30% जो अभी कंफर्म नहीं है उनको हम ये कैसे पता करेंगे कि ओवर स्टेटेड है या अंडर स्टेटेड? देखिए, जब हम किसी एरिया को वेरीफाई करते हैं ना, चाहे सेल्स हो चाहे परचेज, अभी तो आपको सिर्फ बेसिक लेवल के कंसेप्ट सिखाए जा रहे हैं, ये डिटेल क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम किसी एरिया को वेरीफाई करते हैं तो उसमें हम उसको मुख्तलिफ एंगल से वेरीफाई करते हैं। अब ये थोड़ा सा मैं कंसेप्ट को आगे लेके, आज का कंसेप्ट इजी है क्योंकि रिप्रोडक्शन वाला है, तो मैं एक छोटा सा टेक्निकल कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूं। आप इससे पहले मैंने असर्शन का वर्ड यूज किया है क्लास में, एक्सप्लेन किया असर्शन का। मैंने क्या बताया था? असर्शन एरिया। हाँ सुन ले, असल में असर्शन का मतलब एरिया नहीं है, असर्शन का मतलब एरिया नहीं है। मैं थोड़ा सा फर्क अब आपके सामने रखता हूं। आपने जब साइंस पढ़ी, तो मैंने साइंस नहीं पढ़ी हुई, मैं हल्का सा बस मुझे अंदाजा है कि शायद इस तरह का होता होगा। जिस स्टूडेंट ने साइंस पढ़ी है वो जरा मुझे करेक्ट करवा दे अगर मैं गलत हूं। साइंस में हमारा कोई स्ट्रक्चर होता था, इस तरह के चीजें मिल के बनी है। एक होता था मॉलिक्यूल से या एटम से? एटम से। और एटम किससे मिलके बने हैं? यानी मिनिमम स्ट्रक्चर कौन सा है? मिनिमम एटम। एटम के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर? मॉलिक्यूल। और उससे ऊपर कंपाउंड। हाँ ठीक है, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एटम, या जो भी है वो साइंस नहीं मारा। मैं भाईजान समझाना ये साइंसदान भाई, समझाना ये चाह रहा हूं कि आपने ऊपर मेन स्ट्रक्चर रखा, उसको जब आपने किसी भी चीज को एनालाइज करना होता है ना, तो आपने उसके डिटेल लेवल पे जाके उसको एनालाइज करना होता है। ये प्यारे भाई ना करे यार, तो उसके डिटेल लेवल पे जाना होता है। ठीक है, जैसे किसी भी आपने मैटर को अंडरस्टैंड करना हो तो उसके एटम लेवल तक जाएंगे, ऐसा ही है। अच्छा, उसी तरीके से जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, याद रखें, जो हमने वेरीफाई करनी है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी ऐसा नहीं होता कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना। भैया एक मिनट दीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है ना, तो ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही झटके में वेरीफाई, ऐसा नहीं है। आपको इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है डिफरेंट एलिमेंट्स में, फिर उन एलिमेंट्स को फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ता है सब एलिमेंट्स में। जैसे आपकी साइंस वाली लैंग्वेज में बात करें तो पहले उनको मॉलिक्यूल में डिवाइड करेंगे और फिर मॉलिक्यूल को एटम में डिवाइड करेंगे, फिर उस एटम लेवल पे जाके अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो फिर आपको पूरी कहानी समझ आएगी, सारी चीजें कैसे चल रही है। भाई ऐसा ही है। उसी तरीके से याद रखिए,
हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी स्ट्रक्चर्ड है। अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है ना, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक प्रोसीजर से सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई कर ले, ऐसा नहीं पॉसिबल। हमें क्या करना पड़ता है, इसको पहले ब्रेक करना पड़ता है डिफरेंट एलिमेंट्स में, जैसे इनकम स्टेटमेंट में, जैसे बैलेंस शीट में। फॉर एग्जांपल फिलहाल यहीं तक बात रखते हैं, क्योंकि सबसे अहम आपको पता है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यही दो चीजें होती हैं। इसको कर लिया तो मतलब तकरीबन सबको कर लिया। इसको ब्रेक करना है इन दो हिस्सों में, इनकम स्टेटमेंट अलग, बैलेंस शीट अलग। अच्छा, जब इनकम, अब अभी भी बात पूरी नहीं है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट को भी एक प्रोसीजर से वेरीफाई नहीं कर सकते। इसको क्या करना पड़ता है, इसको फर्दर ब्रेक करना पड़ता है डिफरेंट एलिमेंट्स में। बैलेंस शीट को भी एक प्रोसीजर से वेरीफाई नहीं कर सकते, इसको डिफरेंट एलिमेंट्स में ब्रेक करना पड़ता है। ऐसा ही है, ये कहलाता है फाइनेंशियल, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कहलाता है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कहलाता है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी दो तीन चीजें और भी ना, टोटल 5 चीजें हैं। तो ये है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको डिवाइड करते हैं हम सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर हर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आगे एलिमेंट होते हैं, जैसे सेल्स, जैसे पेरोल, जैसे डेटर्स, जैसे इन्वेंट्री। समझ रहे हैं भाई, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि नहीं, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अभी अगली बात सुने, अब पहले मैंने आपको यहां तक समझाया हुआ है, अगली बात सुने। अब अगर आपने एलिमेंट्स को भी वेरीफाई करना है ना, तो एलिमेंट एक प्रोसीजर से वेरीफाई नहीं होते। हर एलिमेंट के फर्दर 6 पार्ट्स होते हैं, हर एलिमेंट के फर्दर 6 पार्ट्स होते हैं। हमने उन पार्ट्स को वेरीफाई करना है। यह हमारा सबसे डिटेल्ड, समझ लीजिए, वो पॉइंट है जिस पे हम वर्क करते हैं, जिस पे हम वेरिफिकेशन करते हैं। इसको बोलते हैं असर्शंस। हर एरिया की 6 असर्शन होती हैं, हर एलिमेंट की 6 असर्शन होती हैं। इनकम स्टेटमेंट के केस में वो असर्शंस कुछ और होंगी, बैलेंस शीट के केस में वो असर्शन कुछ और होंगी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट की नेचर डिफरेंट है, बैलेंस शीट के एरिया की नेचर डिफरेंट है। ठीक है, वो असर्शंस है इनकम स्टेटमेंट के अलग, बैलेंस शीट के। जैसे डेटर्स है, डेटर्स की आगे 6 असर्शंस होंगी। कितनी होंगी? 6। सेल्स की, पेरोल की भी 6 होंगे। हम असर्शन लेवल पे काम करते हैं, याद रखिएगा, हम हमेशा हम किस लेवल पे काम करते हैं? जैसे डेटर्स के केस में एक असर्शन है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब है चेक करो डेटर वाकई एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ये एक असर्शन है। एक असर्शन है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है चेक करो कि सारे के सारे डेटर्स रिकॉर्ड हो गए कि नहीं, कहीं कोई डेटर मिसिंग तो नहीं है। ये एक दूसरी असर्शन है। एक और असर्शन भी है, वो असर्शन है एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कि देखो आप हमारे क्लाइंट का वाकई इस डेटर के ऊपर राइट है कि नहीं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं डेटर को आगे सेल कर दिया हो। फैक्टरिंग का कंसेप्ट पढ़ा हुआ आपने, किसी को सेल करके पैसे ले लेते हैं, कहते हैं भाई तुम ले लेना उससे पैसे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। फिर एक और होता है वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। देखो कि क्या जो डेटर्स हैं प्रॉपरली उनकी अमाउंट प्रॉपर वैल्यूड है कि नहीं। ये डिफरेंट असर्शंस होती हैं। अभी टॉपिक नहीं है असर्शन का, वरना मैं आपको सारी असर्शन एक एक एग्जांपल करके बताता। अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। इसे कहते हैं असर्शन लेवल। एरिया लेवल अलग चीज है, असर्शन लेवल अलग। इससे पहले मैंने आपको असर्शन और एरिया इकट्ठे ही पढ़ाया हुआ था। अब मैंने आपको दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपको असर्शन लेवल समझ आ गया क्या है? ठीक है, तो हम जो काम करते हैं वो किस लेवल पे करते हैं? असर्शन। अब प्रैक्टिकली जब आप जाएंगे ना, तो आप पार्टनर जब आपसे कहेगा डेटर्स को वेरीफाई करो, तो फिर क्या करेंगे आप? पहले एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करेंगे, फिर कंप्लीटनेस को, फिर बाकी की असर्शन को, फिर जो भी असर्शन। जब 6 असर्शन वेरीफाई हो जाएंगी, आप पार्टनर से कहेंगे सर मैंने डेटर्स वेरीफाई कर लिया है। पार्टनर कहेगा अभी एक एरिया हुआ, दूसरा एरिया भी वेरीफाई करो। फिर क्या किया जाएगा? यही काम दूसरे एरिया में भी करेगा।
जब सारी असर्शन वेरीफाई हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एरिया वेरीफाई हो गया, एक स्टेप ऊपर आ गए। जब सारे एरियाज वेरीफाई हो गए तो फिर एक हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया, और जब पांचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई हो गए तो फिर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ रहे हैं, असर्शन से ऊपर एरिया, एरिया से ऊपर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे ऊपर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यहां ऊपर से नीचे आ जाएं। जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है तो क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग करनी है। फिर हर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना है, फर्दर एरियाज, और फिर हर एरिया से नीचे क्या करना है, डिवाइड कर असर्शन। हम किस लेवल पे रिस्क असेसमेंट करते हैं, हम असर्शन लेवल पे रिस्क असेसमेंट करते हैं, ओवरऑल लेवल भी असर्शन लेवल। हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं किस लेवल पे, असर्शन लेवल। हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने किस लेवल पे, तो असर्शन लेवल हमारा वो मोस्ट डिटेल पॉइंट ऑफ फोकस है, वर्क है जिसको हमने चेक करना है। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो आपने इससे पहले जो अल्फाज सुने ना, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ये क्या था, ये असर्शंस के नाम थे, असर्शन के नाम। जैसे आपने मुझे साबित करना है मैं जानदार हूं, साबित करें, वो साइंस ये कहती है हमारी 5 हिस्से होते हैं, 5 होती है 6 होती है, 5 हिस्से होते हैं। ऐसा ही है ना, अगर आपने मुझे जानदार साबित करना, अगर मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूं कि मैं एक जानदार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 हिस्सों को एक एक करके साबित करना पड़ेगा। जब ये साबित होगी तो इसका मतलब क्या साबित हो गया, मैं एक जानदार हूं, मैं इंसान हूं। भाई ऐसा ही है ना, कोई एक हिस्स भी अगर मेरी काम नहीं कर रही, इसका मतलब है मैं एक मुकम्मल इंसान नहीं हूं, मेरे में कोई ना कोई कमी है। ऐसा ही है। तो उसी तरह जो एक एरिया होता है ना, एरिया, उसकी भी 6 हिस्से होते, 6 असर्शंस होती हैं। हमने हर असर्शन को अलग अलग चेक करना है। एक असर्शन भी गलत हुई ना तो इसका मतलब है हमारी फाइनेंशियल वो एरिया मिसस्टेटेड है। जब वो एरिया मिसस्टेटेड है तो इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है। तो ये असूल ज़हन में रखिएगा। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाना चाहे तो चाहे बना लें, लेकिन ये हमेशा ज़हन में रखिएगा, एरिया इज सब डिवाइडेड इनटू असर्शन एंड वी परफॉर्म प्रोसीजर एट असर्शन लेवल। ये आगे चल के जब हम पढ़ेंगे ना, आगे इस कंसेप्ट, ये शायद डेली डिस्कस नहीं होगा कंसेप्ट, लेकिन आपने याद रखना है, आगे चल के हमारा एक मेजर चैप्टर है, उसकी बेस है ये असर्शन। फिर प्रैक्टिस में जब आप जाएंगे ना तो आपको पेज दिया जाता है कि आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सेल्स का एरिया आपको दिया जाएगा, उसके अंदर प्रोसीजर लिखे होंगे, लेकिन प्रोसीजर से पहले हेडिंग लिखी होगी असर्शन की, फिर आगे प्रोसीजर लिखा होगा। याद रखिएगा, हमने हर असर्शन को वेरीफाई करना है कि कुछ को वेरीफाई करना है, कुछ को नहीं, हर असर्शन को वेरीफाई करना है। डन जी। चलिए, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लें। शाबाश, पूछो पूछो पूछो। मैं तो क्या सेकंड टाइम हम ऑडिट करेंगे इसी कंपनी का, वो इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं। देखिए, कोड ऑफ एथिक्स एक हमारा डॉक्यूमेंट है, वो मैं कहता है कंसेक्टिवली 3 दफा अगर आप ऑडिट करें ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहरहाल आप आउटसाइड पार्टी हैं। ठीक है, बहरहाल आप कौन है, आउटसाइड पार्टी हैं। 3-4 दफा भी ऑडिट कर लें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब 6-7 दफा आप ऑडिट कर रहे हो ना, 6-7 साल हो गए हो बार बार ऑडिट करते हुए, फिर प्रॉब्लम है, फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते। ठीक है, लेकिन 3-4 दफा ऑडिट करने से प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक है, वो सेम इंडिपेंडेंट रह सकता है। और कोई क्वेश्चन? ये कैसे हमें पता चलेगा कि कितना एविडेंस हमें चाहिए, यानी कब एविडेंस सफिशिएंट हो गया है, ये कैसे पता चलेगा? याद रखें, ये आपकी जजमेंट पे डिसाइड होता है। आपको कैसे पता चलता है कि काउंटिंग में एक टॉपिक के सफिशिएंट क्वेश्चन हो गए हैं, आपकी तैयारी हो गई है और आपको नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर जाना चाहिए? कैसे पता चलता है? क्या करीब कोई थर्मामीटर रखा होता है, वो अपने साथ लगाते हैं, पता चला भाई इस कंसेप्ट की तैयारी इतनी आगे? ऐसा नहीं होता। कैसे डिसाइड करते हैं? जजमेंट की बेस पे, प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस में भी ऐसे ही होता है, आपको प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पे पता चल जाता है कि अब इस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अब हम आगे चलते हैं। और कोई क्वेश्चन? चलिए, आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज का कंसेप्ट कोशिश कीजिएगा जरा अटेंटिव होकर सुन लें। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, लेकिन
इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद CFAB लेवल पे आपके काम आएंगी, ठीक है। कैफ लेवल पे ये कंसेप्ट है, इसकी इतनी रेलिवेंस नहीं है कैफ लेवल पे, लेकिन CFAB लेवल पे है। ये स्ट्रक्चर भाई रिलीज कर दीजिएगा, ये अपनी चाहिए। कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है सुनने? कंसेप्ट इसी से स्टार्ट होता है, क्या ऑडिटर को भी रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटीज मौजूद हैं? इसका जवाब है बिल्कुल अथॉरिटीज मौजूद हैं। वो अथॉरिटीज नेशनल लेवल पे भी मौजूद हैं ऑडिटर को रेगुलेट करने, यानी ऑडिटर को भी कोई चेक करता है, ऑडिटर कंपनीज को चेक करता है, तो ऑडिटर को भी कोई चेक करता है कि ऑडिटर सही काम कर रहा है कि नहीं? इसका जवाब है यस करता है। नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। नेशनल लेवल पे ICAP चेक करता है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन चेक करता है? सवाल ये है। ICAP की चेकिंग हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ICAP के बारे में कोई इंट्रोडक्शन नेशनल, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा इदारा है जो हमारे ऑडिट प्रोफेशन को रेगुलेट करता है? ऑडिट प्रोफेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा इदारा है जो क्रिकेट को रेगुलेट करता है? ICC। उसी तरह क्या हमारे ऑडिट प्रोफेशन को भी कोई इदारा रेगुलेट करता है? इसका जवाब है बिल्कुल रेगुलेट करता है। ICAP जिसकी मेंबर बॉडी भी है, ठीक है, वो इदारा कौन सा है? वो है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एथिक्स एंड ऑडिट। कौन सा इदारा? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर एथिक्स एंड ऑडिट, ये इदारा है। अब ये नाम से जाहिर है कि ये इदारा एथिक्स को भी डील करता है और ऑडिट को भी डील करता है। ऑडिट के अलावा भी अदर एंगेजमेंट्स उनको डील करता है। यानी आसान अल्फाज में बोले तो ये वो इंटरनेशनल, नाम इसका है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एथिक्स एंड ऑडिट, लेकिन ये ऑडिट प्रोफेशन को रेगुलेट करता है, ऑडिटर्स को रेगुलेट करता है, चाहे वो ऑडिट के अलावा कोई और काम भी कर रहे हो, ठीक है। ये इदारा एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव पब्लिक ट्रस्ट को प्रमोट करना है, पब्लिक कॉन्फिडेंस ओवर ऑडिट प्रोफेशन इसको प्रमोट करना है, और ऑडिटर्स के इंटरेस्ट को वॉच करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी कंट्री में रेगुलेशंस, जैसे सहाफ़ी हज़रात का होता है ना इदारा इंटरनेशनल, वो वॉच करता है कि किस कंट्री में कैसी सिचुएशन, कहीं पे कोई जुल्म ज्यादती हो रही हो तो वो आवाज़ उठाता है। उसी तरह ये भी अगर कहीं पे ऑडिटर्स को कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ उनके अगेंस्ट हो, तो ये वो इंटरनेशनल इदारा है जो उनके लिए आवाज़ उठाता है। क्या नाम है इसका? फाउंडेशन फॉर एथिक्स एंड ऑडिट। अच्छा, इसके दो बड़े पोर्शन हैं, एक है एथिक्स, एक है ऑडिट। ये शायद मैंने दोनों में फर्क पहले भी बताया। ऑडिट के स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे ना, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स अलग है, एथिक्स के स्टैंडर्ड्स अलग है। ऑडिट के स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, वो आपको सिखाएंगे आपने ऑडिट कैसे करना है, ऑडिटर कैसे बनना है। एथिक्स के स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, आपको सिखाएंगे अच्छा ऑडिटर कैसे बनना है, गुड ऑडिटर। वो कहते हैं सिर्फ ऑडिटर नहीं बनना, क्या बनना है? गुड ऑडिटर। जैसे हम कहते हैं ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन कब ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा, कब नहीं होगा? अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी फेस कर रहा है, सिचुएशन ऐसी फेस कर रहा है जिसमें इंडिपेंडेंस को खतरा है, तो उसे क्या करना चाहिए? इसके बारे में सारी गाइडेंस कहाँ मिलेगी? एथिक्स में। लेकिन अगर क्लाइंट की इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रही है, उस इन्वेंट्री को वेरीफाई कैसे करना है, ये गाइडेंस कहाँ मिलेगी? ऑडिट में। तो ये इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एथिक्स एंड ऑडिट क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इदारा है। ये सपोर्ट करता है कौन सी एक्टिविटी को? एथिक्स, ऑडिटिंग एंड अदर एश्योरेंस सर्विसेज। कौन सी? अदर एश्योरेंस सर्विसेज। यानी आपको पता है ऑडिट के अलावा भी अदर एश्योरेंस सर्विसेज है। वो कौन सी एश्योरेंस सर्विसेज है ऑडिट के अलावा? बताइए। ऑडिट के अलावा किसी एक और रिव्यू रिव्यू के बारे में कभी पढ़ा हमने? बताया आपको रिव्यू के? लिमिटेड एश्योरेंस नहीं पढ़ा हुआ ये? चले ओके, कोई बात नहीं, कोई बात। स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। तो ये समझ लीजिए कि ऑडिट के अलावा कुछ और भी एंगेजमेंट्स हैं जो हमारे सिलेबस में बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेवल की हद तक है, माइंड में हमने पढ़नी है, वो भी यही रेगुलेट करता। ठीक है। इसके दो बोर्ड है। एथिक्स के स्टैंडर्ड इशू करने के लिए, इसकी कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए अलग बोर्ड है, उसका नाम है IESBA। गालबन ये है इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की वजह से कहा गया, क्योंकि ये नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना। और एक है IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। IAASB किससे डील करता है? ऑडिट से। और IESBA ये बोर्ड किससे रिलेट करता है?
एथिक्स से। यानी उनके दो बड़े टास्क हैं, उन्होंने मेन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसने उनको दो अलग अलग बोर्ड में डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या स्टडी करना है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसको डिटेल में डिस्कस करना है। क्योंकि हम जो आईएसएस पढ़ते हैं ना, आईएसएस वो किसने इशू किए हुए हैं, IASB। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, आपने कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओरिजिनल वाले खोल के देखे हैं कभी? नहीं देखे? अच्छा किया है, वो इतनी मोटी किताब होती है। ठीक है, वो एक इदारा इशू करता है इंटरनेशनली, वो ये बताता है कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस अकाउंटिंग की क्या है। वो गालबन IASB है, वो सिंगल ए के साथ है एसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। हाँ जी, ये IAASB है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। अब वो आपसे पूछ रहा है कि अब आपको इसके बारे में हम बता रहे हैं ये क्या काम करता है। भैया ये एक ही काम करता है बड़ा, क्या? पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज जो इस इंटरनेशनल बॉडी के साथ रजिस्टर्ड हैं, ये उनको बताता है कि आपने कैसे ऑडिट करना है। ठीक है, और इसके साथ एफिलिएशन होने का फायदा, एफिलिएटेड होने का फायदा ये होता है कि पूरी दुनिया में एक ही तरह का, एक ही क्वालिटी का ऑडिट हो रहा होता है। यानी इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर पाकिस्तान में परफॉर्म किए जाते हैं, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर आपको सिंगापुर, USA, जर्मनी में जितनी कंट्रीज हैं वहां पे भी यही प्रोसीजर परफॉर्म होते नजर आएंगे। यही वजह है कि हमारे अकाउंटेंट्स, पाकिस्तान के अकाउंटेंट्स जो कि IFRS में भी एक्सपर्ट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं, वो पूरी दुनिया में कहीं में भी चले जाए, ठीक है, उन्हें हाथों हाथ लिया जाता है। और यही सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, हर वो कंट्री में इदारा जो IASB के साथ एफिलिएटेड है, जो IFEA के साथ एफिलिएटेड है, चूंकि प्रैक्टिसेस दुनिया में सारी स्टैंडर्डाइज्ड हो रही हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, तो जब एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में मूव करते हैं ना तो प्रॉब्लम नहीं होती। वरना आपने अक्सर सुना होगा भी पाकिस्तान का तो ग्रेजुएशन बाहर के मुल्क के मैट्रिक के बराबर है या इंटर के बराबर, इस तरह की बातें सुनते हैं ना। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के CA के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। पाकिस्तान का CA पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ आप उसको खड़ा करके देख लेते हैं, वो एक इंच पीछे नहीं होगा पाकिस्तान का अकाउंटेंट। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिसेस ही वो कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में चलती है। किस वजह से? इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। तो IASB क्या करता है, वो ये एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एथिक्स एंड ऑडिट का, जो क्या करता है, डेवलप करता है, प्रमोट करता है, इशू करता है। क्या इशू करता है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग और कुछ मिलते जुलते स्टैंडर्ड्स। ऑडिट स्टैंडर्ड भी इशू करेगा और कुछ मिलते जुलते एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड भी इशू करेगा IASB। ठीक है, और ना सिर्फ ये कि ये डेवलप करता है बल्कि प्रमोट भी करता है। यानी ऐसा नहीं है कि इसने स्टैंडर्ड इशू करके सबको कह दिया भैया ये भी आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको अप्लाई करो, नहीं। बल्कि अगर जरूरत पड़े तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जैसे फर्ज कीजिए इसने एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू तो कर दिया, ठीक है, लेकिन हमें उसकी कोई पैराग्राफ में प्रॉब्लम है समझने में, हमने इसको लेटर लिख के गाइडेंस पूछी इससे, क्या हमें ये गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि नहीं? करेगा इदारा। यानी ये डेवलप भी करता है स्टैंडर्ड्स और प्रमोट भी करता है, हेल्प भी करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उनको इंप्लीमेंट करने में। अच्छी बात है ना। यानी सिर्फ हुक्म नहीं दिया उसने, उस हुक्म के ऊपर अमल कैसे करना है ये भी समझाता है। ये प्रैक्टिसिंग स्टेटमेंट्स होती हैं IAPS, प्रैक्टिस स्टेटमेंट, कि आपने इस ISA की रिक्वायरमेंट जो है ना, ये वाली जो पैराग्राफ 6 की रिक्वायरमेंट है, इसको कैसे अप्लाई करना है। जो जो मुश्किल पैराग्राफ होते हैं ना उनको समझाने के लिए ये प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स भी इशू करता है, समझ लीजिए गाइडेंस इशू करता है। लेकिन जो IAPS होती है ना, यानी प्रैक्टिसिंग स्टेटमेंट्स, उनका स्टेटस ISA के बराबर नहीं होता। किसका स्टेटस ऊपर है वाला? ISA का स्टेटस, क्योंकि प्रैक्टिसिंग स्टेटमेंट तो सिर्फ हेल्पिंग मटेरियल के तौर पे यूज हो रहे हैं। IASB का रोल क्या है सुन लीजिए। पहला रोल, एग्जाम में रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। अभी तक की डिस्कशन में ये पहला कंसेप्ट है जो केस स्टडी वाला कोई भी कंसेप्ट नहीं आज के लेक्चर में। रिप्रोडक्शन वाले में पहला कंसेप्ट जो वो पूछ सकता है वो ये है
रोल ऑफ IASB क्या करता है? डेवलप करता है, इशू करता है क्या? ISAs, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, की ऑडिट कैसे करना है। ठीक है, जैसे आपके जो काउंटिंग के स्टैंडर्ड भी इशू करते हैं कोई बॉडी। फिर इसके बाद क्या करता है? डेवलप करके इशू करता है, बस काम खत्म? नहीं नहीं नहीं, फैसिलिटेट करता है। क्या, किस चीज में फैसिलिटेट करता है? ISAs के जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो इन ISAs को जो इसने इशू किया है इसको अडॉप्ट करें और उसको इंप्लीमेंट करें। उसमें फैसिलिटेशन यानी हेल्प प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करेगा, एक्सप्लेन करेगा। इनहैंस ऑडिट एश्योरेंस क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, इसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑडिट एक क्वालिटी की वजह से हो रहा है, कंसिस्टेंट क्वालिटी की वजह से हो रहा है। वरना हर कंट्री का ऑडिट करने का अपना अपना तरीकाकार होता। ठीक है, क्या आप समझते हैं कि पूरी दुनिया में ऑडिट की प्रैक्टिसेस स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए कि कंट्री टू कंट्री वेरी करनी चाहिए? तो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, तो उसके लिए कोई सेंट्रल इदारे की भी जरूरत है जो ये इश्यू करता स्टैंडर्ड, गाइडेंस, वो ये इदारा। ठीक है, स्ट्रेंथन पब्लिक कॉन्फिडेंस, जाहिर है जब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे वर्क होगा तो पब्लिक कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब वो आपको ये बता रहा है कि IASB कितनी तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इशू कर सकता है। अब क्या समझाने लगा? इस यहां पे उसने समझाया IASB है क्या, काम क्या करता है। आपके ख्याल में जरा ये सारे काम इसके नजर मारे, 1 2 3 4, सबसे अहम इसका वर्क कौन सा लगा आपको? डेवलप एंड इशू स्टैंडर्ड्स। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, डेवलप एंड इशू स्टैंडर्ड। अच्छा मुझे बताइए, ये स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है, इशू करता है, क्या सिर्फ ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को डेवलप और इशू करता है कि कुछ और स्टैंडर्ड्स भी इशू करता है जो हमारे प्रोफेशन से मिलते जुलते हैं? और भी करता है। अब यहाँ पे उसने सारी लिस्ट आपके सामने रख दी कि ये वो टाइप ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि IASB इशू कर रहा है। याद रखिएगा, इसमें एक होता है हमारा कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स इसमें शामिल नहीं है। देखिए IASB क्या कोड ऑफ एथिक्स इशू कर रहा है? कोड ऑफ एथिक्स कौन इशू करेगा भला? उसके लिए अलग बॉडी है, ये सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड इशू करेगी। कौन सा? कोड ऑफ एथिक्स। लेकिन IASB मुख्तलिफ तरह के स्टैंडर्ड इशू करता है। जैसे सबसे अहम जो स्टैंडर्ड इशू करता है, जो सबसे ज्यादा वेटेज है, वो क्या है? ये ऑडिट में यूज होते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा एक होता है चेकिंग। जब आपने चेकिंग करनी है हाई लेवल की तो उसको कहते हैं ऑडिट। जब आपने चेकिंग करनी है मॉडरेट लेवल की, यानी बहुत ज्यादा नहीं, हाथ खुला रखना, जिसे कहते हैं ना हाथ हल्का रखे, चेकिंग करनी, उसे कहते हैं रिव्यू। रिव्यू के अलग सेट। रिव्यू में ऑडिट जितना काम नहीं होता, ऑडिट से कम काम होता है, लेकिन स्टिल कौन सा काम करना है रिव्यू में, कौन सा नहीं, ये कौन बताएगा? ISR स्टैंडर्ड। ऑडिट में कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, कौन से नहीं करने, ये कौन बताएगा? ISAs। कुछ एंगेजमेंट ऐसी होती हैं जो ऑडिट और रिव्यू के अलावा होती हैं, ऑडिट और रिव्यू के अलावा होती हैं। जैसे आपको पता है ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ऑडिट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करना हाई लेवल पे। रिव्यू का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करना मॉडरेट लेवल पे। लेकिन आपको पता है क्या कि हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नहीं, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी वेरिफिकेशन कर सकते। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन तो कर ही सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। क्या आपको पता है? ये नहीं पता? ये मैंने एग्जाम्पल क्लास में नहीं थी। सुने, मैं ये कहता हूं, फर्ज करें मैं ये कहता हूं कि मेरी सैलरी जो है वो है 2.5 लाख रुपए पर मंथ। क्या आप ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? क्या आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर वेरीफाई करेंगे हाई लेवल पे तो इसको क्या बोलेंगे? ऑडिट। वेरीफाई करेंगे मॉडरेट लेवल पे, इसको क्या बोलेंगे? रिव्यू। अच्छा, अब अगली बात सुने, मैं इन भाईजान के बारे में स्टेटमेंट देने लगा हूं। ये भाईजान बहुत मेहनती इंसान है। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कि नॉन फाइनेंशियल? क्या इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं? इसका जवाब है यस। इसका जवाब,
याद रखें, हम दुनिया की हर चीज को, हर स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपने अपने आप को समझाना है एज प्रोफेशनल। क्या? दुनिया की हर स्टेटमेंट को हाँ, ये आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना आसान है, नॉन फाइनेंशियल को वेरीफाई करना मुश्किल है। पिछले सेशन तक हम नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट भी नहीं शेयर करते थे, सिलेबस में होता ही नहीं था। इस दफा सिलेबस में है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो मुझे बताइए, मेरे प्रोसीजर थोड़े डिफरेंट होंगे, लेकिन मैं इसको भी वेरीफाई, आप बताइए, मैं आपसे ये कहता हूं ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये भाईजान मेहनती है, आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? इनकी रूटीन देखेंगे, रोज कितने घंटे पढ़ते हैं, खेलते कितनी देर है, ठीक है, असाइनमेंट करते हैं नहीं करते, टेस्ट देते हैं नहीं, भाई ये चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हालांकि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो याद रखें, आप दुनिया की हर स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। प्रोसीजर डिफरेंट होंगे, प्रोसीजर डिफिकल्ट होंगे, लेकिन कर सकते हैं। तो इसका मतलब दुनिया में सिर्फ ऑडिट और रिव्यू नहीं है, ऑडिट और रिव्यू के अलावा भी बहुत सी टाइप ऑफ एंगेजमेंट है, जैसे वेरिफिकेशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बताइए, उनके भी स्टैंडर्ड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? है ना, है ना। उन स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप ये पहले वाले सेट के मुताबिक वो एक्टिविटी करेंगे। अगर आप रिव्यू एंगेजमेंट कर रहे हैं तो जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं? यहाँ पे। अगर आप ऑडिट और रिव्यू के अलावा कोई और एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो फिर कौन से वाले स्टैंडर्ड को फॉलो करना है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट और रिव्यू। ठीक है, इसमें वो नॉन एश्योरेंस, असल में ना जो आजकल का दौर है वो सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंसीडर नहीं करते। कंपनीज की परफॉर्मेंस के जो केपीआईज होते हैं ना, वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि भैया ये कंपनी की सेल कितनी है, प्रॉफिट कितना है। वो कहता है भाई नॉन फाइनेंशियल, बताइए इससे सोसाइटी के लिए क्या किया है। ये तो नहीं लोगों को चर्च पिला के प्रॉफिट बढ़ा दिया है, प्रॉफिट तो आ गया है, सोसाइटी को नुकसान हुआ, ये ऐसे है कि नहीं? तो केपीआई, ये सोशल उनकी कंट्रीब्यूशन, जो नॉन फाइनेंशियल केपीआईज होते हैं ना, ये भी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इसको अहमियत दे रही है कि सिर्फ अहम ये नहीं है कि आप फाइनेंशियल फैक्टर्स में आगे हो, आप नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में भी एक्सेल करना चाहिए। नेक्स्ट, रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे ये इन्होंने भी एग्जांपल दी थी, टैक्स सर्विसेज, यानी ये वो सर्विसेज है जिसमें हम वेरिफिकेशन नहीं करते लेकिन हमारे प्रोफेशन से मिलती जुलती है, इसीलिए इसे रिलेटेड सर्विसेज बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, प्रिपेयर वेरीफाई करना नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करना इधर आएगा, इधर आएगा। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना इधर आएगा। लेकिन अगर इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर नहीं करना, सॉरी वेरीफाई नहीं करना, प्रिपेयर करना है, वो वाली एक्टिविटी क्या आईएसएस के मुताबिक होगी? नहीं, ये तो वेरिफिकेशन सिखाते हैं। आईएसआरई के मुताबिक होगी? ये तो वेरिफिकेशन सिखाते हैं। इसके मुताबिक होगी? तो वेरिफिकेशन किसके मुताबिक होगी? वो आईएसआरएस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन टैक्स सर्विसेज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्विसेज, और कोई इस तरह की मिलती जुलती सर्विसेज जो है ना, वो हम फिर जब क्लाइंट हमें ये कहता है सर जी ऑडिट करवाने नहीं आया, आप समझे ऑडिट करवाने आया, मैं ऑडिट करवाने नहीं आया, मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करवाने आया हूँ, क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या बिल्कुल कर सकते हैं, उसके अलग पैसे होंगे, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ना किसी क्लाइंट की, फिर उसका ऑडिट हम नहीं कर सकेंगे। हाँ, अपना काम सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा, ऑडिट फिर कोई और का। फिर इसके बाद क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट ये कहता है कि आपको जो काम भी करना चाहिए क्वालिटी के साथ करना चाहिए। किसके साथ करना चाहिए? क्वालिटी के साथ। क्वालिटी इन एवरीथिंग वी डू होना चाहिए कि नहीं ऐसा? हाँ जी। तो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए वर्क क्वालिटी, वर्क एक्सीलेंस, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए कि किस तरीके से काम किया जाए, यानी काम करने का तरीकाकार क्या होगा, ये वो हमें सिखाता है क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड है। कि इसमें फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कि किस तरह का एनवायरनमेंट हो। इसमें वो आपको ये नहीं बताएगा कि किसी एरिया की वेरिफिकेशन कैसे करनी है, वो इधर नहीं बताएगा, वो इधर बताएगा। लेकिन यहाँ पे वो इस तरह की चीजें बताएगा कि फर्म के अंदर एक टीम मेंबर, पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो सबकी निगरानी करे, सबको डायरेक्शंस दे। कोई प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे टीम मेंबर्स के आपस में, तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कैसे करना है,
ठीक है, क्लाइंट के साथ कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए, क्या इस तरह की चीजें, क्वालिटी को कैसे इंश्योर करना है। और लास्ट में है इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस। ये आपको पता है, ये गाइडेंस है, किसकी गाइडेंस है वाला, ISS की, लेकिन इनका स्टेटस ना अथॉरिटेटिव नहीं है, ये हेल्पिंग मटेरियल है। कोर मटेरियल हमारा यही है। तो ये सारे स्टैंडर्ड कौन इशू कर रहा है, IAS। क्लियर हुआ ये इस लिस्ट को याद कर ले, ये कैफ लेवल पे आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन CFAP लेवल के आपके बहुत काम आएगी, आपने इसको याद कर लेना है। ये समझ लीजिए आपका सिलेबस छप जाएगा आपके जहन में CFAP का, ठीक है। इस छोटी सी लिस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। कहता है भैया ISS कैसे बनता है, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू ISS, नया स्टैंडर्ड कैसे बनता है, ठीक है, नया ऑडिट का स्टैंडर्ड कैसे बनता है। इसका आगाज होता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, नया का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनने का आगाज होता है एक क्रिमिनल से। एक बंदा कोई ना कोई दुनिया के किसी कोने में किसी कंपनी में फ्रॉड करता है। स्टार्ट यहां से होता है कहानी का, कहां से होता है, फ्रॉड से। जैसे ही फ्रॉड सामने आता है, छुपा रहे तो 20-20 साल छुपा रहे, लेकिन जैसे ही सामने आता है IAS भी कहता है उई ये फ्रॉड कहां से आ गया, क्या कहता है, करके दिखा, ऐसे नहीं, उई करके दिखा, आंखें फिर खुलेगी, उई उई, अरे ये फ्रॉड कैसे हो गया। फिर वो एक सवाल पूछता है, क्या ये जो फ्रॉड किया है क्या इस वजह से किया है कि हमारे स्टैंडर्ड में कोई कमी थी, लूप होल रह गया था जिसका फायदा उसने उठाया, या ये इसकी वजह ये है कि जो ऑडिटर था उसने सही तरीके से काम किए ही नहीं थे। यानी दो पॉसिबिलिटीज है। जैसे इन्वेंट्री में फ्रॉड हुआ तो दो, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि उस ऑडिटर ने इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन ही ठीक तरीके से नहीं की, ठीक है, स्टॉक काउंट करना था, करने के आए नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऑडिटर ने एज पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड सारे प्रोसीजर ठीक परफॉर्म किए थे। वो फ्रॉड करने वाला इतना बड़ा शातिर था कि उसने ऐसी चीज सोच ली जो आज तक किसी ऑडिटर के जहन में आई ही नहीं थी। बताइए ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो अगर IASB को पता चले कि जी ये फ्रॉड इस वजह से हुआ है कि ऑडिटर ने ठीक तरीके से काम किया ही नहीं था, IASB अपनी टीम को कहता है बस रहने दो, तुम ना उधर जाओ, कहता है इस ऑडिटर को फांसी लगा दे, हमें कोई इतराज नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा था ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है। भाई एक स्टूडेंट को अगर मैंने कहा भाई ये तैयारी करो, ये केस स्टडीज करो, वो नहीं करता और वो फेल हो जाता है, मेरे को कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं। IASB कहता है मेरे को भी कोई टेंशन किसकी है, जो सारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल भी करे फिर भी खुदा ना खास्ता पास ना हो सके, इन्वेस्टिगेशन तो उसको करना बनता है ना। तो IASB कहता है एक स्टैंडर्ड ऑडिटर ने कहा मैंने सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए जो तुम लोगों ने बोले, फिर भी फ्रॉड हो गया। IASB कहता है इसका मतलब है वो बंदा बड़ा शातिर था। तो वो अपनी टीम, अपने बड़े बड़े दिमाग होते हैं उनको इकट्ठे कर अपनी टीम रिसर्च के लिए भेजता है। एक टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है, फिर यहाँ पे टॉपिक यानी वो एरिया जहां पे फ्रॉड हुआ है। जैसे हमारे वाले एग्जांपल में कौन सा है, इन्वेंट्री। IASB अपनी टीम भेजेगा, जाओ इन्वेस्टिगेशन करो इस केस की कि फ्रॉड क्यों हुआ, हमारे स्टैंडर्ड में वो कौन सी कमी थी जो रह गई जिसकी वजह से ये फ्रॉड हुआ, ये ढूंढो। फिर उसका हल ढूंढो कि हम अपने स्टैंडर्ड में क्या चेंज करें या कौन सा नया स्टैंडर्ड लेके आए कि आइंदा इस तरह का फ्रॉड ना हो। वो फिर सारे बड़े बड़े दिमाग इकट्ठे होते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर एक नए चीज जो है ड्राफ्ट बनाते हैं कि आज के बाद ये एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में चेंज है या ये नया स्टैंडर्ड है। अगर ये प्रोसीजर पहले से हम परफॉर्म कर लेते तो बंदा फ्रॉड ना कर पाता, बच ना पाता। फिर नया स्टैंडर्ड, अच्छा अब ऐसा नहीं है कि नया स्टैंडर्ड फौरी तौर पे एप्लीकेबल हो जाता, नहीं। IASB उसका एक बनाता है एक्सपोजर ड्राफ्ट। एक्सपोजर ड्राफ्ट का मतलब होता है रफ ड्राफ्ट जो बाकी सारे मुल्कों के साथ शेयर किया जाएगा। जैसे अब सोचना शुरू किया ही है हमने, तो हम थोड़ा प्रोएक्टिव होके भी सोचें। यानी ये तो हमने सोच लिया कि आइंदा ये फ्रॉड ना हो, लेकिन अगर इससे मिलते जुलते कोई और फ्रॉड भी तो हो सकते हैं। IASB सारी मेंबर बॉडीज को जो पाकिस्तान में ICAP है उन सबको एक्सपोजर ड्राफ्ट भेजता है नए स्टैंडर्ड का, कहते हैं इसके ऊपर कमेंट दीजिए, अगर आपने इसमें कुछ आपके ख्याल में एडिशनल आइटम आनी चाहिए वो भी रिकमेंड कीजिए। मेंबर कंट्रीज में से रिकमेंडेशन आती है, फिर IASB का एक बोर्ड बैठता है, वो डिसाइड करता है कि क्या चीजें मजीद ऐड होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए।
फिर उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट जो होता है ना, एक्सपोजर ड्राफ्ट, वो पब्लिश हो जाता है, और पब्लिश होने के बाद उसे कहा जाता है ये ISA है। क्लियर हो गया? तो ISA कैसे बनता है, नया स्टैंडर्ड, ऑडिट का स्टैंडर्ड कैसे बनता है? सबसे पहले फ्रॉड हुआ, उसके बाद रिसर्च हुई, टॉपिक सेलेक्ट किया गया, जिस एरिया में फ्रॉड हुआ है उसके ऊपर टॉपिक के बेस पे स्टैंडर्ड, एक रफ स्टैंडर्ड बनाया गया जिसे हम एक्सपोजर ड्राफ्ट कहते हैं। एक्सपोजर ड्राफ्ट IASB की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, लेकिन अभी वो स्टैंडर्ड नहीं बना, अभी सिर्फ एक्सपोजर ड्राफ्ट है। उसे पब्लिश इसलिए किया है ताकि सारी दुनिया से कमेंट्स आ सके, सारी दुनिया से कमेंट्स आते हैं, उसकी बेस पर डिसाइड किया जाता है कि किस कमेंट को हमने अप्रूव करना है, किसको रिजेक्ट करना है। एंड पे फिर सब सारी चीजें डिस्कस हो जाती है, तो फाइनल स्टैंडर्ड बन जाता है जिसे हम इशू कर देते हैं। डन जी? ये सारी चीजें उसने यही बोली है। सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर स्टडी, रिसर्च करो, ड्राफ्ट प्रिपेयर करो, ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक कमेंट्स के लिए अपलोड कर दो, फिर जो कमेंट्स हैं उनको रिव्यू करो, ड्राफ्ट को रिवाइज करने की जरूरत है रिवाइज कर दो, जब सारी रिवीजन हो जाए तो फाइनलाइज करके ISS को पब्लिश कर दो। स्टैंडर्ड पब्लिश हो गया, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स होंगे, कौन कौन सी चीजें शामिल होगी, मुझे ये बताइए। आपने तो लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नहीं पढ़ा हुआ, नो प्रॉब्लम। जो ISAs होते हैं इनके कुछ सेक्शन है, जैसे जब आप नया स्टैंडर्ड खोलेंगे उसमें सबसे पहले क्या लिखा होगा, इंट्रोडक्शन लिखा होगा। भैया ये इंट्रोडक्शन में क्या लिखा होगा, ये स्टैंडर्ड आपको बताएगा कि आपने डेटर्स को कैसे वेरीफाई करना है, ये इंट्रोडक्शन है। फिर कुछ डेफिनेशन लिखी होंगी, डेफिनेशन में लिखा होगा कंफर्मेशन लेटर, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो ऑडिटर थर्ड पार्टीज को भेजता है और थर्ड पार्टी इसका जवाब डायरेक्टली ऑडिटर को रिटर्न करती है, ये डेफिनेशन लिखा होगा, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। फिर आगे कुछ हो सकता है मजीद डेफिनेशन भी हो। ब्लैंक कंफर्मेशन लेटर, अगर कंफर्मेशन लेटर में अमाउंट भी लिख दें तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर अमाउंट को गायब कर दें, अमाउंट के बगैर भेजें और उस पार्टी से कहें तुम अमाउंट लिखो, उसे कहते हैं ब्लैंक कंफर्मेशन लेटर। ये डेफिनेशन लिखी जाएंगी, ठीक है। फिर डेफिनेशन के बाद आगे रिक्वायरमेंट्स होंगी कि ऑडिटर ने क्या करना है। रिक्वायरमेंट्स में लिखा होगा जैसे ऑडिटर शल इफ एन एंटिटी हैज मटेरियल बैलेंस ऑफ डेटर्स इन बैलेंस शीट देन ऑडिटर शल सेंड कंफर्मेशन लेटर टू सैंपल ऑफ डेटर्स। ये एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट का मतलब वो काम जो आपने करना ही करना है, लेकिन सिर्फ रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फिर रिक्वायरमेंट के साथ उसका एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेनेटरी मटेरियल भी होगा। एक्सप्लेनेटरी मटेरियल का मतलब क्या है, आगे एक्सप्लेनेशन में लिखा होगा नीचे, जैसे इस स्टैंडर्ड में एक दो जगह पे उसने लिखा हुआ क्या, अगर आपने कंफर्मेशन लेटर को सेंड किया और उसका जवाब नहीं आया तो क्या करेंगे। अब ये क्या है भला, ये क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट तो बता दी, लेकिन प्रैक्टिस में तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हो सकता है जवाब आए ही ना, तो उस सूरत में क्या उसने गाइड किया, उस सूरत में देखो कैश आ गया कि नहीं, अगर कैश रिसीव हो गया ना तो जवाब नहीं भी आया प्रॉब्लम कोई नहीं है। एक केस स्टडी में उसने पूछा आपने डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, डेटर ने उसका जवाब नहीं दिया, अमाउंट का चेक भिजवा के भेज दिया, क्या आपको एविडेंस मिल गया? हाँ बिल्कुल मिल गया। वो एविडेंस नहीं मिला, रिक्वायर्ड वाला नहीं मिला, लेकिन अल्टरनेटिव मिल गया। अच्छा अगर कैश नहीं भिजवाया लेकिन आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक कर ली, जैसे गुड डिस्पैच नोट सेल इनवॉइस, तो फिर भी पता चल गया कि ये डेटर जो है ना इसको 29 तारीख को ये चीजें भिजवाई हैं, ये उसका गुड डिस्पैच नोट है। तो ये क्या होता है, एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। एक और इसी स्टैंडर्ड के अंदर एक और जगह पे एक्सप्लेनेशन में उसने लिखा है कि अगर आपका क्लाइंट किसी एक डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करने से मना कर दे कि इसको ना भेजो, उस सूरत में आपने क्या करना है। ये प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, ये सारी कहां पे लिखी हुई हैं, एक्सप्लेन, यानी एक्सप्लेनेशन में आपको ये बताता है कि जो मेरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ना, उनको आपने परफॉर्म करते हुए अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसे कैसे डील करना है, मिसालों के जरिए से समझा रहा है, ठीक है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है क्या, ये सारी चीजें तो आपके लिए जानना पढ़ना जरूरी नहीं है, मतलब पढ़ लें एक सरसरी तौर पर सिलेबस में मौजूद है, क्योंकि आपने कभी स्टैंडर्ड देखने नहीं है, ये कभी आपको मौका नहीं मिलेगा देखने का कैफ लेवल पे। क्यों? क्योंकि कैफ लेवल का ऑडिट ओपन बुक नहीं है। ओपन बुक का मतलब किताब खोल के पेपर करना। आपको पता है अब ओपन बुक का सिस्टम आ रहा है पूरी दुनिया में आस्ता आस्ता, और सी में भी है। सीफैप लेवल पे आपके अक्सर पेपर जो है वो
ओपन बुक है, किताब खोल के कहता है देख लो, किताब में से पेपर बनाया हो तो मिलेगा ना। और बच्चे होते क्या C5 में ढूंढते रहते हैं, ये सवाल आया किधर से, आया किधर से, आया किधर से, 10 मिनट ज़ाया हो जाता है, फिर पता चलता है ये कहीं से नहीं आया, ये जजमेंट से करना है, ठीक है। तो बहरहाल लेकिन जब आप तैयारी करेंगे तो तब स्टैंडर्ड ओपन करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर होगा। स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर समझ आ गया? ओके अच्छा मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, C5 वाले स्टूडेंट एक सवाल पूछता है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जो पेपर की तैयारी करनी है सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना है कि एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेनेटरी मटेरियल को भी? दोनों को, दोनों को। और बहुत सी जो कंसेप्ट्स हैं वो यहाँ से बनाता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हम यहाँ पे उसने नीचे स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ है कि अगर आपने शायद कहीं पे लिखी होगी ऊपर नीचे लाइन कि अगर आपने किसी स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना है ना तो पूरे के पूरे स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना है। ये नहीं कि कुछ चीजों को पूरा कर दिया और कुछ चीजों को पूरा नहीं किया, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। और एक्सप्लेनेटरी मटेरियल को भी अंडरस्टैंड करना है, उसने लिखा हुआ है, उसने लिखा जब तक एक्सप्लेनेटरी मटेरियल नहीं ना पढ़ेंगे आपको स्टैंडर्ड की पूरी समझ नहीं आएगी, क्योंकि हर डाटा को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं ना तो जवाब नहीं आता। तो अगर जवाब नहीं आया तो वहां पे क्या करना है आपने, वो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल पढ़ेंगे तो समझ आएगी ना। फिर क्या अथॉरिटी या स्टेटस क्या है आईएसएस का? आईएसएस का क्या स्टेटस है भाई? आईएसएस की ये अथॉरिटी है कि अगर आपने ये लिखना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, क्या वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आईएसएस, क्या आप ये लाइन लिखना चाहते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में? क्या आपको लगता है ये लाइन लिखने से आपकी ऑडिट रिपोर्ट की अहमियत बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो अगर आपने ये लिखना है तो एक शर्त है कि आपको हर आईएसए की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा, सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं। जैसे जब हम स्टूडेंट थे तो उधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग में कंसेप्ट होता था कि आपने बेसिस ऑफ प्रिपरेशन नोट्स में डिस्क्लोज करनी है कि वी हैव प्रिपेयर्ड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, ये डिस्क्लोज करना होता ना। तो उसकी एक शर्त होती थी ये लाइन लिखने की कि आपने हर आईएफआरएस की हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया हो। फिर ये है अभी भी शर्त, कोई कंडीशन है कि नहीं पता? नहीं पता, बहरहाल चलें छोड़े। आईएसएस में कंडीशन है क्या? अगर आप अपनी रिपोर्ट में ये लिखना पसंद करेंगे कि वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग, तो इसके लिए शर्त क्या है? ठीक है, सारे स्टैंडर्ड की सारी रिक्वायरमेंट पढ़ो। क्लियर? ये भाईजान जो थे ये नहीं भाईजान वो आज छुट्टी पे हैं, वो अक्सर छुट्टी पे होते हैं। क्या होते हैं? अक्सर छुट्टी पे होते हैं। 100 लेक्चर्स हैं, 60 छुट्टियां की उन्होंने, 40 दिन आ गए भाईजान। रिजल्ट आया उनका, साथ वाले ने पूछा हाँ भाई क्या बना? उसने कहा फेल। उसने दोस्त ने पूछा अच्छा किससे पढ़ा? उसने कहा सर आसिफ से पढ़ा मैंने। मैं तो मुकर जाऊंगा, मैं क्यों मुकर जाऊंगा भला? क्या मेरे से मैं कहूंगा वो स्टूडेंट ये कहे कि उसने मुझसे पढ़ा है जिसने कम से कम कोई 80% क्लासेस तो ली हो, और जिसने कोई असाइनमेंट जो मैंने दी थी कम से कम आधी असाइनमेंट तो की हो। ऐसा तो नहीं है ना कि भैया कभी आया कभी नहीं आया, असाइनमेंट की नहीं और वो नाम ले लिया। भाई कंप्लायंस तो नहीं ना हुई, ऐसा ही है ना। सिर्फ एडमिशन लेके पैसे जमा करवा दिए, 2 दिन क्लास में फिर कहना सर से पढ़ा है, नहीं पढ़ा सर से। यस, उसी तरह जब आप लिखते हैं रिपोर्ट के अंदर क्या वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आईएसएस, तो आईएसए क्या कहते हैं? कहते हैं भाई मेरा नाम एक सूरत में लेना, क्या? हाँ, अगर मेरी सारे स्टैंडर्ड की सारी रिक्वायरमेंट पूरी की हो, फॉलो की हो। भाई आपको अथॉरिटी या स्टेटस समझ आ गया आईएसएस का क्या है? शाबाश। अच्छा, आईएसएस का स्टेटस तो पता चल गया, आईएपीएस का भी स्टेटस पता है आपको? इंटरनेशनल ऑडिट, ये इसका स्टेटस क्या है? भैया ये सिर्फ फैसिलिटेशन के लिए है, ये आईएसएस की इंप्लीमेंटेशन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इनका दर्जा आईएसएस से नीचे का है? इनका क्या है दर्जा? आईएसएस से नीचे का है। ये गाइड ऑडिटर्स इन अप्लाइंग आईएसएस, प्रमोट गुड प्रैक्टिस, लोअर अथॉरिटी देन आईएसएस। जाहिर है जो मेन रूल है और जो इंटरप्रिटेशन है दोनों एक बराबर तो नहीं है। ये था जी हमारा आईएसएस। कुछ समझ आया आपको? चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए।
जी शाबाश। सर अगर एक ऑडिट फर्म के अंदर एक से ज्यादा ऑडिटर्स हैं और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देता है और दूसरा उसका नहीं नहीं, अभी फिलहाल आपने सिर्फ अच्छा जो चीज किताब में ना लिखी हो कोशिश करें उसके ऊपर ज्यादा गौर ना करें लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? बताया आपने वो आप नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो करा सकते हैं। हाँ हाँ नहीं बिल्कुल ठीक, मैं ये नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा था। जनरल बात क्या क्वेश्चन इनका ये है, क्या सीए फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकती हैं? यस। क्या सीए फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सकती हैं? यस। अब अगला सवाल, असल सवाल ये था, क्या एक ही फर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर भी करे और बाद में उसको वेरीफाई भी करे, ये कर सकती है? नो। अगला सवाल, सर एक फर्म के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर या डिपार्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करे, दूसरा डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करे, ऐसा हो सकता है? इसका वन वर्ड आंसर फिलहाल है नो। नो, ठीक है जी, नो, वन वर्ड। आगे चल के बाद में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। क्लियर जी? अच्छा अभी टाइम है, 10 मिनट है। कोई कंसेप्ट रहा तो नहीं क्या? असर्शन वाली बात आपको समझ आ गई? अच्छा ऐसा करते हैं, मैंने नहीं, मेरा दिल कर रहा है, नहीं टाइम है, नहीं जाने देना, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। असर्शन वाला कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, अब शुरू हुए है बात। हाँ सुन ले, असर्शन क्या है? अच्छा नहीं, आपने सवालों में मुझे उलझाना नहीं है अब। हाँ मैं आपका तरीका वारदात समझ गया हूं। वो लिखा हुआ है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मतलब है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोलते हैं कंपाइलेशन। और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर भी ये इससे मिलती जुलती एक टर्म है। देखें रिलेटेड सर्विसेज में दो एग्जांपल है। कंपाइलेशन, कंपाइलेशन का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। लिख ले, कंपाइलेशन इज इक्वल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का मतलब है क्लाइंट जैसा जैसा कहे वैसे वैसे प्रोसीजर परफॉर्म करना, ठीक है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में और ऑडिट में क्या फर्क है? ऑडिट में हम आईएसएस के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, वो प्रोसीजर जो हमें आईएसए कहता है। और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्या करते हैं? वो प्रोसीजर में क्लाइंट, दोनों में फर्क है। प्रोसीजर चाहे एक जैसे हो, दोनों में फर्क है, ठीक है? हमारा एक क्लाइंट हमें याद आ गया, उसने कहा भैया, बैंक था, उसने कहा भैया मेरे को शक है कि हमारा एक ब्रांच मैनेजर जो है ना, उसने पार्टी के साथ मिल के रिश्वत ले के ना बेतहाशा लोन दिए, सिक्योरिटी कोई नहीं रखी। तो आप ऐसा करें कि आप हमारी सिर्फ एक ब्रांच जो वो वाली है जिसमें उधर जाएं और उसमें सिर्फ वो वाले लोन जो इस साल में दिए गए हैं उनको सेलेक्ट करें और उनमें से वो लोन जो 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट वाले हैं उनको चेक करें कि उनकी सिक्योरिटी मौजूद है कि नहीं। देखिए ये सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमें कौन बता रहा है? क्लाइंट बता रहा है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते तो वो तो और भी बहुत सी चीजें बता रहे होते। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, जो क्लाइंट कहता है वैसे ही काम करना, ठीक है? इसको समटाइम समझने के लिए आप समझें कि फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का मतलब है जैसे फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करना, ये थोड़ा सा ऑडिट से डिफरेंट होता है। क्लियर जी? और की क्वेश्चन? आईएसएस को नहीं, आईएसएस ऑडिट को ही प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन आईएसएस ये भी कहते हैं कि ऑडिट के अलावा बाज़ औक़ात आपका क्लाइंट कुछ और सर्विसेज भी आपसे मांगेगा। तो क्या अगर हमारे क्लाइंट कंपनीज जो है, डिफरेंट कंपनीज, सीए फर्म से ऑडिट के अलावा की और सर्विसेज भी मांगे तो क्या ऑडिटर को रिफ्यूज कर देना चाहिए? नहीं। अच्छा फिर अगला सवाल, रिफ्यूज नहीं करना चाहिए तो क्या अपनी अपनी मर्जी से सर्विस परफॉर्म करनी चाहिए कि उसके भी कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो? इसीलिए बहुत से स्टैंडर्ड है। ये बहुत आपको ये स्टैंडर्ड लग रहे होंगे, स्टूडेंट है ना, आपको स्टैंडर्ड लग रहे हैं, अजाब है। ये इतनी ज्यादा चीजें हमें कभी ना कभी सीफा पे जाके पढ़नी पड़ेगी,
लेकिन जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, वो इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी मेहरबानी, आपने हमें बता दिया कि कोई क्लाइंट जब आएगा तो हमने उसका काम किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप, वो यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है जी, और की क्वेश्चन जी? जब कोई नया स्टैंडर्ड होता है तो उसका मतलब है मे बी प्रीवियस स्टैंडर्ड में कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो। तो क्या प्रीवियस स्टैंडर्ड बनाने वालों को कोई सजा मिलती है? नहीं, क्योंकि उन्होंने कौन सा जानबूझ के किया होता है। जिसने वो लूप, हाँ नहीं, फ्रॉड करने वाले को तो सजा मिलती है, बिल्कुल फ्रॉड करने वाले को सजा मिलेगी जिसने फ्रॉड किया। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, चले चलते हुए, आज वो आगे मज़ीद नहीं करते, छोटी सी एग्जांपल सुन लें। हमारा एक स्टैंडर्ड है, वो ये कहता है आपको ऑडिट करने के दौरान में बाज़ औक़ात किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। वो बताता है एक्सपर्ट कौन है। एक्सपर्ट कोई ऐसा पर्सन है जो कि अकाउंटिंग और ऑडिट की फील्ड वाला नहीं है, क्योंकि वो तो हमें जरूरत ही नहीं किसी, वो किसी और फील्ड का एक्सपर्ट है और हमें वेरिफिकेशन के दौरान में उसकी जरूरत पड़ सकती है। कैसे? इसकी मिसाल सुने। जैसे हो सकता है कि क्लाइंट जो है उसके खिलाफ कोई लीगल केसेस चल रहे हों, तो ये जानने के लिए कि वो केस हार जाएंगे कि जीत जाएंगे, हमें किसी लॉयर की जरूरत पड़ती है, वो एक एक्सपर्ट है। अच्छा, हो सकता है हमारा क्लाइंट सिग्निफिकेंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा हो, तो उसके आईटी सिस्टम का सेटअप ठीक है कि उसमें कोई गड़बड़ है, ये देखने के लिए हो सकता है हमें कोई आईटी एक्सपर्ट साथ लेके जाना पड़े। जैसे आपका क्लाइंट, उसकी स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री है, सोफिस्टिकेटेड स्पेशलाइज्ड, जैसे वो ज्वेलरी है उसके पास कोई हीरे, सोने चांदी, हीरे जवाहरात मौजूद हैं और उसकी वैल्यूएशन लगाई हुई है। अब हमें तो हर चीज चमकती चमकती दिख रही है, हमें लग रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या हर चमकती चीज सोना होती है? लेकिन ये साबित कौन करेगा? हाँ, सुनार। तो उस सुनार को साथ लेके जा सकते हैं। ये सुनार क्या है? एक्सपर्ट है। तो हमारे स्टैंडर्ड में एक ये हमेशा से है कि अगर आपको इन्वेंट्री को इस तरह की हो ना, या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, एक्सपर्ट आप लेके जा सकते हैं। लेकिन पहले कंसेप्ट ये हुआ करता था, आज से 10-15-20 साल पहले, कि एक्सपर्ट को साथ लेके जाए, पहले चेक कर लें एक्सपर्ट का कोई कंपनी के साथ लेना देना ना हो किसी किस्म का, एक्सपर्ट भी इंडिपेंडेंट हो। फिर जो एक्सपर्ट को आप साथ लेके गए तो एक्सपर्ट ने जो भी कह दिया ना, वो आपके लिए काफी है, आप उसकी बेस पर रिपोर्ट साइन कर दो। भाई समझ रहे हैं? फिर कुछ फ्रॉड सामने आना शुरू हुए जिसमें एक्सपर्ट पहले तो इंडिपेंडेंट होता था, बाद में वो कंपनी के साथ मिलकर उनकी मर्जी की हाई वैल्यू रिपोर्ट दे देता था। जब ये मसले मसाइल सामने आए तो अभी कोई 8-10 साल पहले एक स्टैंडर्ड, 10-15 साल पहले स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ। अब उन्होंने इसको चेंज कर दिया। पता है क्या कहते हैं? कहते हैं आपने जब एक्सपर्ट को साथ लेके जाना है, उस वक्त भी इसको चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। फिर जो उसने रिपोर्ट देनी है ना आपको, आपने उसकी रिपोर्ट पे आज के बाद आंखें बंद करके इतबार नहीं करना। 20 साल पहले करते थे आंखें बंद करके इतबार, कि हम तो उसकी फील्ड के है ही नहीं, हमें क्या पता क्या है। अब के स्टैंडर्ड ये कहते हैं आप उसकी फील्ड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल करें और देखिए उसने कहीं कोई ब्लंडर तो नहीं मारा, क्योंकि वो पास में पैसे लेके ब्लंडर मारते रहे। तो इसीलिए अब क्या करते हैं, अब हम एक्सपर्ट को पहले भी चेक करते हैं और फिर जब रिपोर्ट दे देता है उसकी रिपोर्ट को भी चेक करते हैं। पहले सिर्फ एक्सपर्ट को चेक करते थे, उसके वर्क को चेक नहीं करते थे। हम कहते थे ये बहुत मुश्किल है, हमारे बस से बाहर है। अब स्टैंडर्ड कहता है सीखो। क्या स्टैंडर्ड कहता है? सारा डिटेल में नहीं सीखना, वरना हम खुद ही कर लें। सिर्फ इतना मोटा मोटा काम सीख लो ताकि पता चल जाए उसने कोई ब्लंडर तो नहीं मारा। अब ये पहले लूप होल था, उस लूप होल का फायदा उठा के लोग फ्रॉड करते रहे। तो क्या जो पुराने ऑडिटर थे उनको सजा मिले? नहीं 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 नहीं। वो वक्त गुजरने के साथ साथ जब फ्रॉड सामने आते हैं, आपको पता है वो जंग जारी है। जैसे वायरस एंटीवायरस, वायरस एंटीवायरस, ये 10 साल पहले भी जंग जारी थी, आज भी जारी है, 10 साल बाद भी जारी रहेगी। तो ऑडिटर क्लाइंट ये जंग जारी रहे। तो जैसे जैसे उनकी तरफ से हमला होगा कोई नया, हम उसका उपाय ढूंढ लिया करेंगे आगे हमारे ऑडिटर। इसका ये मतलब नहीं है कि पुराने वाले ऑडिटर ठीक काम नहीं कर रहे थे, वो अपने जमाने के हिसाब से ठीक काम कर रहे थे। भाई ठीक हो गया। हाँ, जो क्लाइंट फ्रॉड करेगा, क्लाइंट में से जो पर्सन फ्रॉड करेगा उसको सजा जरूर मिलनी है अगर वो पकड़ा जाए। ऑडिटर को सजा नहीं मिलनी। अगर ऑडिटर ने ISS के मुताबिक ऑडिट किया है और फिर कोई मिसस्टेटमेंट नहीं ढूंढ सका, तो फिर ऑडिटर को सजा नहीं मिलनी। याद है, ऑडिटर ऑल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करता है कि मटेरियल।
ऑडिटर हाँ सिर्फ रीजनेबल लेवल पे काम करता है, ये पता ना आपको, रीजनेबल एश्योरेंस बताया हुआ ना आपको क्या। हाँ जी शाबाश। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं, चले बस आपका मकसद पूरा हो गया। हमारे टीम मेंबर होते थे, सुबह आके उनको कोई काम करना, ये काम कर दो, कहते थे मेरा एरिया बहुत फंसा हुआ है, मेरे बहुत काम है, मेरे पास सांस लेने को टाइम नहीं है, वो सारा दिन नहीं। जैसे ही 5 बजते थे ना, सीनियर कहता था अच्छा अब लेट शीटिंग करनी होगी आपने, कहता नहीं नहीं सर सब कुछ काम हो गया, सब ठीक हो गया। आपका भी वही हिसाब है, जब तक 10 मिनट पूरे नहीं ना हुए आप सवाल पे सवाल पूछिए। जैसे ही अब टाइम हो गया ना छुट्टी का, एक सवाल नहीं आपकी तरफ से आ रहा, भैया अभी कोई क्वेश्चन है? चले जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, इसकी तैयारी करनी है, आपका टेस्ट होगा बाद में। अल्लाह हाफिज।